मैं हूं रवीना टंडन। वक्त हो गया है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। एक छोटी सी पहल भी देश और समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। जो इस बात की अहमियत समझते हैं वो दूसरों की जिंदगी संवारने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज देश की बात में आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसी ही कहानियां जो समाज के कमजोर तबके को आगे बढ़ाने से जुड़ी हैं, देश का भविष्य मजबूत करने से जुड़ी हैं। क्या होता है जब भी कोई किसी को नदी के कभी भी नशा करके वाहन ना चलाएं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने, समाज में सम्मान के साथ जिए, अच्छा काम करे। लेकिन महानगरों की भीड़ में कई गरीब बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल जाने के बजाय सड़क पर पैसे मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने एक अच्छी पहल की है। अहमदाबाद की सड़कों पर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सिग्नल स्कूल चलाए जा रहे हैं। पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जब जब आपकी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तब छोटे छोटे बच्चे आपकी गाड़ी का शीशा खटखटाकर मजबूरियों का डब्बा लेकर भिक्षा मांगने का काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होता होगा? ऐसे बच्चे शिक्षा से कोसों दूर रह जाते हैं और ऐसे बच्चे जो शिक्षा से कोसों दूर रहते हैं, इन्हीं बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है एक सिग्नल स्कूल। ये सिग्नल स्कूल किसी आम स्कूल की तरह नहीं है जहां पर कक्षाएं लगती हों, जहां पर अलग अलग क्लासरूम्स होते हों, प्रिंसिपल, टीचर, टेबल, बेंचेस, ये तमाम सुविधाएं होती हों। ये सिग्नल स्कूल एक मूविंग बस है जहां पर उन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जो सिग्नल पर भिक्षा मांगने का काम करते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं इसी सिग्नल स्कूल में और बताते हैं कि कैसे ये सिग्नल स्कूल मूविंग व्हीकल स्कूल के तर्ज पर काम कर रहा है। मेरा नाम बिंदु पटेल है। मैं यहाँ पे हम एक बस में 2 टीचर होते हैं। ऐसे ही अहमदाबाद में 10 बस चल रही है, तो सभी जगह पे ऐसे 2 टीचर होते हैं। दोनों टीचर बच्चों को लेने से लेके पढ़ाना, उनको घर पे वापस भेजना, फिर उनका मध्याह्न भोजन यानी कि मिड मील जो गवर्नमेंट सभी बच्चों को, गवर्नमेंट में जो पढ़ते हैं सभी बच्चों को देती है। तो इन लोगों को हम लोग स्कूल में लेके जाते हैं, वहाँ पे उनको मिड मील में खाना खिलाते हैं, फिर उनको यहाँ पे वापस लेके उनको पढ़ाते हैं। पढ़ाने में हम लोग उनको बेसिक जो स्कूल में कभी नहीं गए तो उनको पहले स्कूल में जाने के बाद जो पहले बेसिक जो कोर्स होता है, जैसे कि हमारा गुजराती में जो कक्का बोलते हैं हम लोग, वो कक्को होते हैं, वो कक्का, फिर ABCD, फिर मैथ्स में जो 1 से लेके 10 इंग्लिश में होते हैं, वैसे ही गुजराती में 1 से लेके 10 तक, तो वो पहले हमें उनको सिखाना होता है। फिर वो बच्चे पहले कभी स्कूल में नहीं गए हैं तो उसको स्कूल का जो एटमॉस्फेयर जो बोलते हैं वो हमें देना होता है कि स्कूल में जाने के बाद आपको कैसे बैठना है, कैसे पहन के कपड़े, उसका यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म को कैसे क्लीन रखना है, उसको पहनना है हर रोज, तो वो सब हमें बेसिक में उसको सिखाना होता है।
सिग्नल एक नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि सिग्नल पे बच्चे जो होते हैं वो पूरा दिन वहाँ पे खड़े रह के मांगते ही है। तो उनका बैकग्राउंड ऐसा ही है कि उनके माता पिता भी वही काम करते हैं। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो पहले हम लोग जब इन बच्चों को लेना स्टार्ट करते हैं तो पहले उनके माता पिता को समझाना पड़ता है कि आपने तो अपनी लाइफ ऐसा ही निकाल दी है, तो आप पहले हमें बच्चों को हमारे पास आने दीजिए। तो हम लोग उनको पहले उनका विश्वास लेते हैं कि वो हमें भेजे हमारे पास, फिर हम लोग उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो पहले वो ही था कि हम लोग ये बच्चों को लेंगे कैसे, क्योंकि हर पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते कि पढ़ाना चाहिए। तो पहले पेरेंट्स के माइंड में बिठाना पड़ता है कि बच्चों को पढ़ाइए। पेरेंट्स को तो ऐसा ही है कि जो बच्चे उनको हम लोग सिग्नल पे खड़े रखेंगे तो उनकी एक इनकम है। लेकिन अभी हम लोग जैसे धीरे धीरे इन लोगों को लेना स्टार्ट किया तो अभी 6 मंथ होने वाले हैं, तो अब उन बच्चों को और पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, बच्चे कुछ करके आते हैं। तो अभी तो वो लोग अपने आप भेज ही देते, अपना रेडी रखते हैं बच्चों को। अभी हमें ऐसा नहीं है कि जाके उठाना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि हम लोग बच्चों को रोड पर से सोते हुए बच्चों को उठाते थे, फिर उनका कपड़ा वो सब हम लोग पहनाते थे। लेकिन अब तो बच्चे, उसके पेरेंट्स भी इतने हो गए कि वो लोग रेडी है। अहमदाबाद में सिग्नल स्कूल प्रोजेक्ट को 6 महीने पहले ही शुरू किया गया है। इस खास स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ म्यूजिक और योग भी सिखाया जाता है। केवल 2 बच्चों से शुरू किए गए इस मिशन से अब 100 से भी ज्यादा बच्चों को जोड़ा जा चुका है। सिग्नल स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ता देख माता पिता भी खुश हैं। उनमें बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद जग गई है। मेरा नाम शीतल नायक है। हम ये सिग्नल स्कूल है वो पहली पहल है अहमदाबाद की, और उसमें हम जो गरीब बच्चे हैं जो सिग्नल पर रहते हो, जिनको स्कूल क्या है उसे पता ही नहीं है, ऐसे गरीब बच्चों को हम इस स्कूल में लेके पढ़ाते हैं। और हमें बस लेकर उनके जो सिग्नल के एरिया होते हैं वहाँ हम उनको लेने जाते हैं और उसमें पढ़ाते हैं। उसमें जो टीवी है, टीवी माध्यम से पढ़ाते हैं, जो खिलौने हैं उससे पढ़ाते हैं। और इसलिए हम बच्चों को जो नहीं आता है उसे हम उनको वो शिक्षा देते हैं। जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता, सिग्नल स्कूल जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करता है। और उसमें सरकार ने हमें यहाँ बच्चों को यूनिफॉर्म दिए हैं फ्री में, फिर जो शूज सॉक्स है और पढ़ाने की सब कुछ व्यवस्था इसमें बस में है। बस में जो गरीब बच्चे यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, वो सारा दिन बैठे रहते, और उसे हम यहाँ लाके पढ़ा सके, इसलिए चुना है बस को। क्योंकि ये बच्चे स्कूल में तो जा नहीं सकते, उनको पता ही नहीं कि स्कूल क्या चीज़ है। इसलिए हम उनको यहाँ स्कूल बस जो है उनको उससे हमें स्कूल बनाई और उसको पढ़ाते हैं स्कूल में जाते। अभी चलती हुई बस का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग चलती हुई बस में पढ़ाते हैं। पहले हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं, फिर लेना स्टार्ट 1 घंटे से पहले से स्टार्ट कर देते हैं कि पहले लेते हैं, फिर 1 घंटा हमें वही करना होता है कि पहले लेना है, उन लोगों को रेडी करना है कि कोई ऐसे नहा के नहीं आए तो उसको मुंह धुलाना है, हाथ पैर धुलाने हैं, वो सारा काम 1 घंटा वही उसमें ही लगता है। फिर हम लोग उसको बिठाते हैं। उन लोगों को ऐसे नोटबुक है, बैग है, वो सब कुछ यहाँ से ही मिलता है। उन लोगों को कुछ घर से लाना नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे ही सब कुछ उसका रेडी करवाते हैं और फिर यहाँ पे बिठा के उनको पढ़ाते हैं। 5 सिग्नल। कहाँ रहते हो? अहमदाबाद। मेरा नाम सुचित्रा बड़ाल और मैं कलकत्ता से हूँ। मेरा बच्चा पहले पढ़ता नहीं था, अभी इधर अहमदाबाद में सिग्नल स्कूल में डाला तो उधर हर रोज स्कूल जाते, उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा लगते।
अपने पर प्राउड है कि ये बच्चे को हम लोग संभाल रहे हैं। जितने घंटे हमारे पास है तो उतने घंटे में हम लोग जितना बने हमारे से उतना उनको अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों को लास्ट लेवल तक, कि अभी तो ये लोग प्राइमरी स्कूल में हम लोग एडमिशन दिलवाएंगे, लेकिन हमारी पहली बेंच हमने दिलवा दिया उनको एडमिशन, तो अभी उनका भी हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं। हम जब लोग ये नए बच्चे को लेने जाते हैं तब पुराने बच्चे हमारे जो गए बेंच के थे उनको भी देखना पड़ता है कि वो लोग गए कि नहीं। तो हमारा मिशन तो यही है कि वो बच्चे लास्ट तक जाए, उनका भी कुछ भविष्य बन जाए। तो देखिए, ये वही बच्चे हैं जिनके हाथों में कल तक कटोरा हुआ करता था, लेकिन आज इनके हाथों में पढ़ाई की किताब है, कलम है, पेंसिल है, जिसके जरिए ये अपना भविष्य सुधारने का काम कर रहे हैं। कल तक इनका भविष्य अंधकारमय था, लेकिन आज उम्मीद के किरण के जरिए ये एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं और अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े सपने देख रहे हैं। महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके गरीब माता पिता न तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं और न ही खुद घर पर पढ़ा सकते हैं। दिल्ली के पास बसे गुरुग्राम में ऐसे ही बच्चों को नई दिशा देने का काम कर रही है 66 साल की सीमा सेठ। 30 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिताने के बाद सीमा सेठ गरीब बच्चों का भविष्य संवारने के लिए नई दिशा नाम के 2 स्कूल चला रही है। मेरा नाम सीमा सेठ है और मैं 66 इयर्स की हूँ और मैं रहती दिल्ली में हूँ, साकेत में हूँ। पर मेरे को यहाँ पे गुड़गांव में एक कॉलिंग आई थी और मैंने यहाँ पे एक स्कूल खोला है एक बस्ती में जिसका नाम है हरिजन कॉलोनी। यहाँ पे मेरे पास 100 बच्चे हैं और हमारा एक दूसरा स्कूल है इंदिरा कॉलोनी में जहाँ पे हमारे पास अबाउट 65 बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ जुड़ने में हमें ये सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा हाउस हेल्प, ड्राइवर्स, सब्जी वाले ऐसे काम करते हैं और उनको एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को अपने साथ जोड़ा है। हम चाहते हैं कि इन बच्चों की लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाए। उसके मम्मी पापा अच्छे काम कर रहे हैं पर अब दुनिया बदल रही है और बच्चों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं हम उनको बेसिक एक एजुकेशन दें जिससे उनको थोड़ी सी एटिकेट्स, डिसिप्लिन और अपना नाम लिखना, महीना कौन सा है, 2+2 कितना होता है, ये बेसिक चीज़ें हम उनको सिखाएं ताकि अगर वो उनकी में इतनी एस्पिरेशंस हैं और कुछ वो चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा से कुछ और ज़्यादा अच्छा बनना चाहें तो वो हम बेसिक एजुकेशन उनको यहाँ पे दे रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम है पेरेंट्स चाहते हैं उनको के पढ़ाएं पर उनमें ना उनमें क्षमता है और ना उनके पास टाइम है क्योंकि वो घरों में जब काम करते हैं उनको कोई घर वाले फ्री टाइम नहीं देते हैं कि जाके बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। मैं 30 इयर्स का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैंने एज एन ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल काम किया, लॉन्गेस्ट बीइंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस जो मैंने 2004 में छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने बहुत कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है, बहुत कंपनीज के साथ जुड़ी हूँ, उनके साथ बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है। एक टिपिंग पॉइंट आता है सबकी ज़िंदगी में कि वो सोचता है कि अब कुछ और करना चाहिए। सो अक्टूबर 13 में मैंने सोच लिया कि अब ये ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मैं पीछे हटके मेरे को कुछ और करना है। और शुरू से इवन व्हेन आई वाज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन कम्युनिटी सर्विस। आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस टीम। मैं बहुत सारा अपना टाइम वॉलंटियर करती थी। यहाँ पे गुड़गांव में ही सिकंदरपुर स्कूल्स हैं
वहाँ पे जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये स्कूल कैसे हुआ, मैं उसकी आपको कहानी बताती हूँ। मेरे को सिकंदरपुर गवर्नमेंट स्कूल में मेरे को एक ऑटो वाला ले जाता था। तो जब रोज ले जाता था वो मेरे से पूछता था कि मैडम आप यहाँ पे पैसे लेती हैं पढ़ाने के लिए? तो मैंने कहा नहीं। तो कहती हैं अगर आप पढ़ाने के लिए आप कहती हैं आप क्यों करते हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना और उनको पढ़ाना, क्योंकि पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे। तो उन्होंने कहा, उसने मुझे बोला कि मैं ये हरिजन कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे दिन भर बच्चे गलियों में खेलते हैं, आप वहाँ पे स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? मैंने कहा आप मुझे 2 कमरे दिलवा दो, मैं स्कूल खोल लूँगी। और 1 महीने में उसने मुझे यहाँ पे 2 कमरे दिलवा दिए और मैंने मार्च 2014 में ये स्कूल खोला 35 बच्चों के साथ और 2 टीचर्स के साथ। वो जो 2 टीचर्स अभी भी मेरे साथ हैं। मेरा नाम पुष्पा है और मैं पिछले 8 सालों में नई दिशा स्कूल में वर्किंग हूँ। सबसे पहले मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में वर्किंग थी। उस स्कूल में जो सीमा मैम है हमारी ओनर, वो एज ए वॉलंटियर जाते थे वहाँ पे। तब मेरी मुलाकात वहाँ से हुई। फिर मैम का प्लान बना कि मैं भी एक स्कूल खोलती हूँ और तब से स्टार्टिंग से मैं नई दिशा के साथ जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल आगे कंटिन्यू करूंगी। इन बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ मतलब इस स्कूल पे ही डिपेंड है। इनको घर में भी नहीं कोई माहौल मिलता है और आगे क्या पता अगर ये यहाँ से अगर इनका छूट जाता है तो ये आगे भी पढ़ाई मतलब अपनी कंटिन्यू रख पाए या नहीं, ये भी नहीं पता होता है। दिशा स्कूल के 2 ब्रांचेस हैं, एक हरिजन कॉलोनी में है और एक इंदिरा कॉलोनी में है। टोटली हमारे पास 170 बच्चे हैं और हमारी 10 टीचर्स हैं। हम एकदम रेगुलर एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा है और हमने फ्यूचर में पास्ट में भी ऐसा है कि हमने कई बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन दिलवाई है। और जब हमने स्कूल खोला था ये हमारा पर्पस यही था कि हम बच्चों को एक लेवल तक ले आएं और हम उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन करा दें जहां पे वो क्लास 12 तक पढ़ सकें। अब हमने भी अपनी ओपन स्कूलिंग की क्लासेस इंट्रोड्यूस की है जहां पे हम एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और हम ऑनलाइन ऑल्सो खान अकेडमी के जरिए से भी हम बच्चों को मैथ सिखाते हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं हमारी और हम बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाते हैं। कभी कभी हमारे वॉलंटियर्स आते हैं जो उनको म्यूज़िक भी सिखाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चों के पास हिडन टैलेंट है वो हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, उसको एक्सप्लोर कर सकें और उनको वो चांस दे सकें जो एक नॉर्मल बच्चा, किसी भी स्कूल के बच्चे और उन्हीं की तरह ये भी कुछ कर सकें और बड़े होके कोई ऐसा अगर ऐसा कोई स्किल है तो वो हम उनकी डेवलप करने की उनकी मदद कर सकें। मेरा नाम सुचिता है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं। हम 4 हैं। हम लोग झारखंड से हैं। मैं झारखंड से हूँ, मेरे हस्बैंड नेपाल से हैं और मेरे दोनों बच्चे नई दिशा स्कूल में पढ़ते हैं। इशिका है 11 साल की और प्रिंसी है 9 साल की। मैं तो कुकिंग का करती हूँ ऐसे घर में जाके। तो मेरे हस्बैंड पारस हॉस्पिटल में हाउस कीपिंग करते हैं। वो तो सभी मिलती ही है, खाना वाना भी मिलता है और किताब सब भी, ड्रेस सभी मिला है। ये बच्चे बस्ती में रहते हैं, उनके मम्मी पापा काम करते हैं, मदर्स जैसे हैं हाउसमेट की तरह काम करती हैं, फादर है गार्ड की नौकरी करते हैं, कोई ड्राइवर है, कई सब्जी वाला है, कई छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं कियोस्क जो सड़कों पे आप देखते हो, पान और बीड़ी की दुकानें वो। सो ये सब ऐसे बैकग्राउंड से हैं और कई लेबर भी है, जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन है तो वो यहाँ आके रह जाते हैं। इसलिए ये मोस्टली माइग्रेटरी हैं क्योंकि यहाँ रहते हैं और फिर जब कहीं और काम मिलेगा तो वहाँ उठ के यहाँ चले जाते हैं।
तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारे पास 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके मम्मी पापा कहीं और काम ढूंढते हैं तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं जिसने खुद कठिनाइयां देखी हों वो दूसरों की कठिनाइयां अच्छी तरह समझता है। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे बाड़मेर में एक डॉक्टर ने अपने इलाके के गरीब ग्रामीण लोगों की मुश्किलों को न सिर्फ समझा बल्कि उनका समाधान भी किया। डॉक्टर भरत सरन ने बाड़मेर जिले के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए 50 विलेजर्स सेवा संस्थान शुरू किया। इस संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। एक तो क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट आता है मेडिकल वैल्यू दे रखी है, हाँ मैंने 10 के बाद दो, यही फॉर्मूला अपनाना है। फायदा क्या हुआ, क्या स्टेप किया आपने, कितने स्टेप, L2 क्या हो जाएगा, आपको इस आपको ये कुछ नहीं है, वो 5 की होती है, आप जानते हैं लॉग 0.6 log 5 की 7 है, उसको क्या करो 1 बढ़ा करके क्या कर दो 10 की पावर माइनस कर दो। अब पीछे क्या बन गया 4, कि हम जिन डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए एक डॉक्टर है सर जो 1 करोड़ देके बनेगा, तो वो फिर आके अपना कर्ज चुकाएगा या सेवा करेगा, तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे 50 विलेजर के बच्चों ने तय किया कि हम केवल सरकारी कॉलेज से MBBS करेंगे, ताकि आकर के हम हमारे कर्ज को चुकाने की बजाय लोगों की सेवा में लग जाए। फिफ्टी विलेजर सेवा संस्थान जो बाड़मेर जिले में है, हमने 25 मई 2012 को इसको स्टार्ट किया था। दिमाग में इससे पहले आने लग गया, क्योंकि हम लोग सर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण सरकारी स्कूलों से पढ़े, वहाँ स्कूलें थी, टीचर बहुत कम थे। साइंस जब 10वीं के बाद में ली, तब तक हमें पता नहीं था कि साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आगे क्या करेंगे, मैथ है तो क्या करेंगे। इतना पता था कि डॉक्टर बनने के लिए साइंस बायोलॉजी लेनी जरूरी है। जिला लेवल पे यहाँ पर आके पढ़े, संसाधन कम थे, कैरियर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था कि सर हम पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा पैसे दे के आगे बढ़ पाएँ। पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ और कुछ शिक्षण व्यवस्थाओं में जो हमें अभाव रहा, वो जब हम समझने लगा कि वास्तव में हम कहीं कहीं पीछे रह रहे हैं, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आधुनिक युग में हम जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी। क्योंकि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट रेगिस्तान का वो इलाका है जहाँ सबसे कम संसाधन, लाइट का, पानी का, बाकी इनकम सोर्स बहुत कम थे, आर्थिक तंगी चलती थी। वहाँ से जाके समझ में आया कि जब हमने 12वीं पास की तो आगे हम क्या करें। डॉक्टर बनने के लिए कोटा कोचिंग में गए, वहाँ से सेलेक्ट होकर वापस डॉक्टर बन गए। हम मिडिल क्लास फैमिली के थे, लेकिन जब वापस लौट के आए तो बहुत सारे ऐसे हमने दोस्तों को देखा जिनके पास पैसा ना होने के कारण हमसे इंटेलिजेंट भी थे, लेकिन वो कहीं दुकान पे मुनीम हैं, कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पर खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। दूसरा काम ये था कि सर बाड़मेर में डॉक्टर बहुत कम थे, हमें किसी को इलाज कराना है तो हम कहाँ जाएं। डॉक्टर वास्तव में थे ही नहीं, जिला मुख्यालय पर भी 8 से 10 डॉक्टर ही थे उस समय। अभी तो राजस्थान के अंदर दवाइयाँ जहाँ से सब कुछ फ्री था, उस समय फ्री नहीं था। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, जब हम सेलेक्ट हुए थे। तो फिर 2 डॉक्टर्स की मीट की गई। उद्देश्य हमारा यह था कि डॉक्टरों से हम कहें कि बाड़मेर के जन्मे जाए हैं, वो आकर के इन लोगों का कहीं एक सेंटर पे फ्री इलाज करे। इलाज करने के बाद में दवाइयाँ फ्री मिले, लेकिन 2 बार भी हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। तब मैंने मेरे जो सीनियर डॉक्टर हरदान जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी और ये हैं, जो उनसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना मैं एक ऐसा एक प्लान करें, संस्था बनाएं जिसमें बाड़मेर जिले के बच्चे पढ़े, और वो बच्चे पढ़े जो गरीब है। क्योंकि इसका सर 2 फायदा होगा, एक तो वो गरीबी में रह करके पढ़ाई छूट रही, उसकी पढ़ाई हो जाएगी, दूसरा वो आगे आकर के डॉक्टर बनेगा तो उन लोगों की सेवा कर पाएगा जिसकी जरूरत वास्तव में बाड़मेर को है। फायदा क्या हुआ, क्या स्टेप पे आपने कितने स्टेप थे, एक बार आपको अब आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई अब इसमें बच्चा कौन आए। तो सबने ये तय किया कि हम सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले उन बच्चों का सिलेक्शन करेंगे जो आर्थिक कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है, किसी जाति किसी धर्म का होगा,
उसको हम 10वीं परसेंटेज पे कुछ मार्क्स दे देंगे। जैसे 20% हमने 10वीं का रख दिया, 50 नंबर का हम एक प्रवेश परीक्षा लेते हैं, उससे हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद में अब हम उनके 30 नंबर के लिए घर पे जाते हैं आर्थिक सत्यापन के लिए। हम ओबीसी का सर्टिफिकेट या बैकवर्ड कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मानते, हम जाके वेरिफिकेशन करते हैं कि रियल में उसकी स्थिति क्या है। जब हम 11th क्लास के लिए 25 बच्चे हमें सेलेक्ट करने थे और फिर वो बच्चे 12th में आ जाएंगे, फिर हम अगली साल 25 सेलेक्ट करेंगे, इसलिए 50 बच्चे हो जाएंगे और संस्था का नाम 50 विलेजर रखा गया। संस्थाओं में कोई जाति कोई धर्म से भेदभाव नहीं है, किसी जाति धर्म का बच्चा हो सकता है, लेकिन शर्त है कि वो बाड़मेर जिले का होना चाहिए। इस तरह से हमने सर 2012 में संस्था को स्टार्ट किया। बच्चा घर से दिमाग और शरीर लेके आता है, उसका खाना पीना रहना सब हम भामाशाहों के सहयोग से इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स स्टार्ट में इसको हमारा सहयोग कर रहे थे, इसलिए डॉक्टरों की पहले हमारे गुरुजन है वो हमको मार्गदर्शित करते हैं और भामाशाहों के सहयोग से संस्था चलती है। और हम लोग कलाम सर को हमारा आदर्श मानते हैं कि उन्होंने कहा है कि अंतिम व्यक्ति राष्ट्र का जिस दिन पढ़ लिख करके धारा प्रवाह में आ जाएगा, उस दिन राष्ट्र अपने निर्माण की तरफ बढ़ चलेगा। और हमने एक मॉडल के रूप में इस संस्था को स्टेबलाइज किया। बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है, खाना बनाने से लेकर के पढ़ने से लेकर के एक व्यवस्था बनाई। जैसे ही हम आएंगे तो भी बच्चों को काम दे दिया, भाई आप अपनी साफ सफाई रूटीन से करोगे। 11th में बच्चे आगे, वो 12th में चले गए तो 11th को मैंने पढ़ा दिया। 500 सब्जेक्ट पढ़ाने का काम मेरा है, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। वो बच्चा जो 11th पढ़ के 12th में आ गया तो अब मैं 12th को पढ़ाऊंगा, तो 12th वाले बच्चे वापस 11th को पढ़ाएंगे। फिर वो बच्चे 12वीं पास करके नीट की तैयारी करना है तो मैंने नीट को वापस पढ़ाया और उनको कहा कि आप उन एक एक बच्चे को एक एक बच्चा पढ़ाएगा और रूटीन मेरी क्लासें होती रही। इसका उल्टा क्या है? -9 अप टू 10 की पावर 8 आएगा कंसंट्रेशन। तो वापस क्या है, कौन सा है? मेरा 2013 में 50 विलेजर में सिलेक्शन हुआ था 11th में। उसके बाद 2015 में मैंने 12th की, 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ नीट में और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा मिला MBBS के लिए। मैंने 2022 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से MBBS कंप्लीट करी है और अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में JR के पद पे कार्यरत हूँ। अभी मैंने ज्वाइन किया 2 महीने पहले। और मैं यहाँ पे जब सेलेक्ट हुआ था, मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं 10th के बाद में आगे जाके, हमारे गांव में 10th तक स्कूल थी, उसके बाद में आगे जाके मैं सिटी में आके पढ़ाई कर सकूं या फिर आगे मेडिकल में तैयारी कर सकूं। इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे घर की अच्छी नहीं थी। उसके बाद जब मुझे मेरे टीचर से पता चला कि 50 विलेजर नाम की संस्था है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की मदद करती है, और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पे मैंने 11th और 12th किया, बहुत ही अच्छे से तैयारी करी क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ से अगर नहीं करते तो फिर घर पे जाते तो घर वालों के पास इतनी इनकम नहीं थी कि आगे बढ़ा सके, तो जॉब वगैरह करना पड़ता। तो यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करी और यहाँ पे गुरुजनों का और सर का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन रहा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी तो सेलेक्ट हो गए। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में MBBS कॉलेज मिला मेरे को और वहाँ से करके अभी बाड़मेर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में JR के रूप में कार्य कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आगे PG के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ और MD के लिए। और यानी 6 यानी 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 करोगे तो 6 में से पीछे गए कितने बच जाएंगे 4। हिसाब से आपको करना है। और MBBS के फर्स्ट बच्चे का सिलेक्शन में हमें सर 5 साल लग गए, तो मैं 10 साल में से 5 साल का रिजल्ट मानूंगा क्योंकि सर तैयारी करनी पड़ती है और वो सब लोग जानते हैं कि नीट इतना आसान नहीं है। और सिलेक्शन होना और क्वालिफाइड होना 2 अलग टर्म है। क्वालिफाइड तो हमारे सभी बच्चे 100% होते हैं कि इतने नंबर आने पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन भारत के अंदर सर 3 प्रकार की कॉलेज व्यवस्था, एक सरकारी, एक सेमी गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट है। प्राइवेट की फीस करोड़ों में जो हमारे बच्चे दे नहीं सकते, सेमी गवर्नमेंट की 50 लाख आती वो भी हमारे बच्चे दे नहीं सकते, और लाख रुपए के आसपास जो फीस है पर ईयर की वो हमारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सरकारी सीटें हैं। 10 साल के अंदर 65 बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेजों में हैं, जिसमें 15 बच्चे एम्स में हैं, विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और 56 के आसपास बच्चे हैं जिसमें लैब टेक्नीशियन है, पुलिस में है, रेलवे में है, क्लर्क है, या शिक्षा विभाग में अपना जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब। जो बच्चे सिलेक्ट होकर डॉक्टर बन रहे हैं वो वापस आने भी लग गए हैं और वहां पर उनको जॉब मिल रहा है। कई बच्चे अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फायदा क्या हुआ, क्या स्टेप किया आपने, कितने L2। सड़क पर ट्रैफिक जैम की समस्या अमूमन हर शहर में देखने को मिलती है। कभी कभी ये ट्रैफिक जैम जानलेवा भी साबित हो जाती है। ऐसी घटनाएं दिल को झकझोर देती हैं। यूपी के नोएडा में एक डॉक्टर ने जब ऐसी ही एक घटना देखी तो वो इस समस्या को
दूर करने में जुट गए। वो करीब 11 साल से नोएडा की सड़कों पर ट्रैफिक मैन की भूमिका निभा रहे हैं। सभी वाहन चालकों से निवेदन है, कृपया यातायात के नियमों का पालन करें। व्हीलर चालक हेलमेट जरूर पहनें। 4 व्हीलर चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कभी भी ड्राइविंग करते समय मोबाइल पे बात ना करें। कभी भी नशा करके वाहन ना चलाएं। यातायात के नियमों का पालन करें। सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। याद रखें, घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। मैं डॉक्टर कृष्णा यादव एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और मैं पिछले 11 सालों से रोड पे ट्रैफिक को चलाने का कार्य करता हूं। स्टार्टिंग मेरी स्टार्टिंग करने का कारण ये रहा कि 29 अक्टूबर 2011 को रास्ते में जाते समय एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई थी और वो 1 घंटा से ऊपर वहाँ फंसी रही। 1 घंटे के बाद जाके एम्बुलेंस पास करी और वो उस समय भी लग रहा था कि शायद ये पेशेंट नहीं बचेगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब हमने पेपर पढ़ा था सुबह उसमें आया कि ट्रैफिक में फंसने के कारण एम्बुलेंस में पेशेंट की मृत्यु। तो इससे हमें बहुत बड़ा झटका लगा, हमें बड़ा सदमा लगा इससे और हमने तभी ठान लिया कि मैं अभी तत्काल इसी वक्त से ट्रैफिक का संचालन शुरू करूंगा ताकि कम से कम एक चौराहे पे तो जाम नहीं लगेगा। एक बारी एक लेडीज थी जिनको मैं लगातार जो है 3-4 दिन लगातार मैं उनको मतलब कह चुका था कि मैम आप सीट बेल्ट लगाएं, कार से आती थी वो। अब एक दिन वो मैंने जब रोका तो उनका कमेंट था कि आप क्या हमें महिला देख करके रोक रहे हैं, कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, कि आपकी सोच ठीक नहीं है, आप ऐसा क्यों करते हैं कि मेरे को ही रोकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनका माइंड नहीं किया। मैंने कहा कि मैम, हाथ जोड़ करके मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम ये हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है और हमारा मेन जो कर्तव्य ये है कि आप सीट बेल्ट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएंगी तो आपकी जान बचेगी और आपकी जान बचेगी, समाज का भला होगा, आपके साथ साथ में आपका पूरा परिवार बिखर सकता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है तो इसलिए जो है आप हमारी बातों को अन्यथा ना लें, आप पॉजिटिव रिएक्शन करें और आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। बाद में मान गई और वो फिर आगे से वो जब भी आती थी तो सैल्यूट करके जाती थी। उनके उस बात का समझ में आ गया कि हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम उनके भले के लिए कर रहे थे। जैसे मैंने किसी को भी कहा कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए तो वो शुरू कर देते थे, चल 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 कोई बात नहीं, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा, हम लगाएं या नहीं लगाएं। कई बार सीट बेल्ट नहीं लगाया है कोई तो उसको हम बोलते थे तो वो लोग भी अपने उसमें उसी भाषा में जवाब देते थे और कई लोग हमें सैल्यूट भी करते थे, कई लोग अच्छा रिगार्ड करते थे। तो हमने ये सोच चला कि चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग अगर हर तरह के लोग होते हैं तो इसमें अगर मैं इनको माइंड करूंगा तो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए इस कार्य को करना है तो मेरे को इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने रास्ते पे आगे चलते रहना है और मैं लगातार इस कार्य को कर रहा हूँ। एक एनटीपीसी वाले चौराहे पे एक लड़की थी, स्कूटी से आ रही थी और एक लड़का था, मेडिकल स्टोर पे कार्य करता था। वो लड़का अपना काम समाप्त करके जा रहा था और वो स्कूटी से, ये था मोटरसाइकिल से, लेकिन वो स्कूटी से इतनी स्पीड में थी कि सीधे आकर के उसके राइट पैर में मारा और उसका पैर वहां पर टूट गया। उस लड़की को काफी लोग समझा रहे थे, बता रहे थे, हमने भी काफी कहा कि बेटा ये अब आपकी वजह से इनकी जिंदगी खराब हो गई, इनका पैर टूट गया, अब इनका ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटलाइज होंगे, इनका कितना पैसा खर्चा होगा। अब ये सोचो कि आपकी एक थोड़ी सी गलती से अगर आपकी स्पीड कम रही होती, आप ट्रैफिक रूल का पालन किए होते, आप रेड लाइट को जंप नहीं करते तो ये समस्या पैदा नहीं होती। तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी के जीवन पे आ गया। उसने उस दिन दोनों कान पकड़कर सॉरी किया और रियलाइज किया कि आइंदा आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी और मैं इनको जितना भी हो सकता है इनका ट्रीटमेंट
में सहयोग वो करूँगी। मेरे पापा ने यह कार्य शुरू किया था तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तब मैं छोटा था, इतनी समझ नहीं थी कि पापा क्या कर रहे हैं। तब ऐसा लगता था कि पापा रोड पे जा रहे हैं, कोई कभी मार के चला जाएगा या किसी से हाथापाई हो जाएगी। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मेरे को समझ आ गया कि पापा एक सही काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, और एम्बुलेंस ताकि जाम में ना फंसे इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार पापा भी मेरे स्कूल में आए थे तो वहाँ पे पापा ने बच्चों को ट्रैफिक के रूल समझाए थे और लोगों को बताया था कि हमेशा रूल्स का पालन करना चाहिए। और वहाँ पे पापा ने स्पीच भी दी थी, जिससे कि पापा का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा था मेरे दोस्तों पे, और उससे मेरे दोस्तों ने भी पापा की बहुत प्रशंसा करी थी, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ बदलाव तो जरूर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं और बात को मानते हैं, और अगर वो गलती किए होते हैं तो सारी भी करते हैं और कहते आते हैं कि हम आइंदा आगे से नहीं करेंगे। और कई बार हम देखते हैं जब चौराहे पे खड़े रहते हैं तो ये लगता है कि हाँ वास्तव में इन्होंने सुधार कर लिया है। बहुत सारे लोगों को सुधार कर लेते हैं। हेलमेट निश्चित रूप से लोग लगा के आते हैं, सीट बेल्ट भी लगाना चालू करते हैं, कहने के बाद से लगाते हैं वो। तो बहुत अधिकांश लोग मानते हैं इस बात को। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रवृत्ति के हैं कि वो नहीं मानना है, तो अब उनके लिए तो प्रयास हमारा जारी रहता है, अब वो उनकी इच्छा है। छोले, चावल, मटर पनीर, कढ़ी, हलवा और गर्मा गर्म पूड़ी, खाने का ये मेन्यू सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इस खाने को अगर आप किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में खाएं तो अच्छा खासा बिल आएगा। दिल्ली के प्रवीण गोयल पिछले कुछ सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। वो रोजाना करीब 1000 लोगों को 1 रुपए में ही भरपेट खाना खिलाते हैं। ये दिल्ली का नांगलोई इलाका है और हम मौजूद हैं नांगलोई इलाके की भूतों वाली गली में। इसका नाम भूतों वाली गली इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भूत प्रेत का चक्कर है, बल्कि बहुत पहले यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी जिनमें लोग दिन रात काम करते थे, रात में भी काम करते थे, इसलिए इस जगह का नाम भूतों वाली गली पड़ गया। लेकिन इस भूतों वाली गली में कोई इंसान है तो यहाँ पर हजारों गरीबों के लिए किसी मसीहा, किसी भगवान से कम नहीं है। हम लेकर आए हैं आज आपको श्री श्याम रसोई में, जहाँ पर मिलती है 1 रुपए में थाली भर पेट वाली। मेरा नाम प्रवीण कुमार गोयल, मैं नांगलोई निवासी हूँ और ये श्याम रसोई लगभग 3.5 साल, 3.5 साल के आसपास हो चुकी है चलती हुई। यहाँ जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, भरपेट खाए, यही व्यवस्था है। 1 रुपया मैं इसलिए लेता हूँ किसी के मान सम्मान में ठेस न पहुँचे। जुनून है, एक जुनून होता है आदमी के अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं चाहता हूँ अपना जो जीवन है ये धर्म के काम में लगाया जाए, जरूरतमंदों के लिए लगाया जाए। क्योंकि एक्चुअली मेरे बच्चे एक सीए है और एक बच्चा CS की तैयारी कर रहा है, 2 बच्चे मेरे सर्विस, मेरे 4 बच्चे कर रहे हैं। तो मेरे को भगवान की दया से मौज है, मेरे पास घर का खर्चा मेरा फर्स्ट क्लास मेरे बच्चे निकाल रहे हैं। ये प्रवीण की औकात नहीं है किसी एक आदमी को भी खाना खिला दे, ये सभी दान से चल रही है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, श्री श्याम रसोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से रसोई चल रही है। और ये नहीं है ये किसी का जन्मदिन है, सालगिरह है, पुण्यतिथि है, तो सभी लोग यहाँ आते हैं और सभी लोग दान दे जाते हैं, तो उसी से रसोई चल रही है। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और मैं 2nd ईयर में पढ़ती हूँ। और मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रही थी, बट मुझे ना एकदम से एक रैंडमली एक न्यूज़ पता चली कि 1 रुपए में थाली है। मैंने सोचा कि 1 रुपए में आज के टाइम पे कौन खिलाता है, तो मैं शॉक्ड हो गई। मैं इसके बारे में और पढ़ने लग गई, तो मुझे यहाँ पर मिला कि 1 रुपए में नागलोई में खिलाया जा रहा है भरपेट खाना। तो मैंने सोचा कि ऐसा काम तो आजकल बहुत ही कम लोग करते हैं कि हम खाना भी खिला रहे हैं, साथ में आप अपना मतलब सबको खुश भी कर रहे हैं। मेरा नाम जी रवि है। मैं पहले लगाता
एमसीडी में काम करता था, कूड़ा कूड़ा का ये काम था। अब ये है जी किसी का काम मान लो कि मोरी रुक गई है, जैसे होदी रुक गई है, जब बेलदारी है या किसी का सामान लोड करना उतारना, ये काम है जी मेरा। खाने में जी पूड़ी चावल हलवा पनीर दाल छोले चावल सब चीज मिलता बढ़िया। मुझे खुशी है कि यहाँ पे हजारों आदमी खाना खाने आते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा जो लोग आते हैं और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। कोई राशन ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, कोई बॉम्बे से भेज रहा है, कोई अहमदाबाद से भेज रहा है। सभी जगह से मेरे पास राशन आ रहा है। मैं सभी का धन्यवाद। इसकी 365 दिन के 365 दिन होते हैं। कोई छुट्टी नहीं है, ना होली की, ना दिवाली की, ना दशहरे की। कोई छुट्टी नहीं करते जी हम लोग। अगर छुट्टी कर लेंगे तो जरूरतमंद जो लोग हैं वो खाना कहाँ खाएंगे। हमने उनको भी देखना है। जो ये जिंदगी मिली है, बार बार नहीं जीवन मिलना, ये जीवन एक बार मिला है। और कोरोना के अंदर हम लोगों ने जो सेवा थी, कोरोना पेशेंटों के घरों में हमने खाना भेजा है और मैं वो लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं। जब वो अच्छे कंडीशन में आए, आज वो हर महीने राशन भेज रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करूँगा। कोरोना के अंदर 100 से 150 आदमी के घर जो कोरोना पेशेंट थे उनके लिए पहुँचाया। बाकी अदरवाइज जो रोडों पे लोग सोए होते थे उनके लिए गाड़ी जाती थी और वो पैकेट देती हुई निकल जाती थी। उस टाइम में 500-700 आदमी जो सड़कों में सोए हुए थे, जहाँ पुल के नीचे थे, जमुना वाले पुल पे थे, सभी जगह हमारा प्रसाद जाता है। सबसे पहले सवेरे वृद्धाश्रम कोड़ियों के आश्रम में प्रसाद जाता है। उसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर खाना खिलाते हैं। लगभग सभी लगा लो 1000 आदमी का लगभग खाना बनता है यहाँ पे, 1100 आदमी का। तो इसके अंदर वृद्धाश्रम भी आ गया, यहाँ खाने वाले भी आ गए, सभी आ। देखिए दुनिया वाले हैं, हर तरह की दुनिया है। हर बंदे खुश नहीं कर सकता। मेरे को तो परमात्मा ने मेरा साथ दिया है। सभी राशन भेज रहे हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा आज तक। और मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, जैसे साथ मेरे को मिल रहा है लोगों का, तो मैं सभी से कहूंगा अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में आप लोग भी शुरू करें। शुरू में कठिनाइयां आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, सब परेशानियां हल हो जाएंगी। आप बिल्कुल बेचैन रहे। आप ये अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपके सब दुनिया साथ देगी। एक ऐड आती थी ना, पहले देख के फिर विश्वास करें। इस तरीके से लोग आते हैं। सबको पता है कि शाम रसोई में खाना मिलना है। और कुछ लोग कहते हैं यार तू 11 बजे चालू कर देता है, 10 बजे चालू कर देता है। अरे भाई कईयों ने रात को खाना नहीं खाया तो वो आके यहाँ खाना खा लेते हैं, इसलिए मैं 11 बजे चालू कर लेता हूँ। 11 से 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, वो प्रभु इच्छा है, 2 भी बज जाए, वो प्रभु के ऊपर है। जो खाना बचता है बाकी का बचा हुआ, वो यहाँ पे साईं मंदिर है आगे, तो वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं, गाड़ियाँ ले जाती हैं। वहाँ जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम बांट जाते हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर ईश्वर की संतान इंसान को खुश कर दिया तो ईश्वर अपने आप खुश हो जाएगा। दान पुण्य करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रवीण गोयल ने गरीबों का पेट भरने का रास्ता चुना। वो चाहते हैं कि ये मिशन हर गांव, हर शहर तक पहुंचे ताकि कोई भी गरीब कम से कम भूखा ना सोए। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।